अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमेशा से ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। कोशिश होती है कि संजीदा मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाए, बजाय इसके कि ऐसे मामलात पर बात हो जो ख्याल ये है कि इस वक्त गैर ज़रूरी हैं। और हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती यही है कि वही मामलात ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और कोई ज़रिया हो, जो इस वक्त इंतहाई गैर ज़रूरी है। और शायद हमारे लोगों की दिलचस्पी है, अभी बड़ी तल्ख़ बात है लेकिन ये सुनना ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी ऐसे ही मामलात और मौज़ूआत में ज़्यादा हैं जो गैर संजीदा हैं, और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा एक ख़ास तबका उठा रहा है और उठाता रहेगा, क्योंकि जब तक आप असल इश्यूज़ की तरफ और असल मौजू की तरफ नहीं आएंगे तब तक नतीजा यही निकलता रहेगा। यही वजह है कि मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, ना चाहते हुए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने बात की और बार बार ये कहा गया कि इस मौजू के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा बात की जाती है, ये क्या बात करने की ज़रूरत है। अर्ज़ यह है कि अगर इन मामलात के ऊपर बात ना की जाए, मीडिया के ऊपर अगर ऐसे मामलात को ना उठाया जाए, जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैंने बात की बड़ी तफसील से बेरोज़गारी के हवाले से और वो रक्षा का जो एसोसिएशन है उसके हवाले से, तो बहुत सारे लोगों के पैगामात आए, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी कि इस वक्त यही सबसे अहम इशू हो सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, बजाय इसके कि कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इसमें कमी वाक़ हो, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस किस्म के ख़ास तौर पे फ़ैसले में हमेशा तनकीद करता हूँ फ़ैसलों के हवाले से। ये जो फ़ैसले हमारे यहाँ किए जाते हैं कि अचानक से ख़्याल आया जी ये ट्रैफ़िक का निज़ाम है, बजाय इसको बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और दीगर चीज़ों पे शोबों पे काम किया जाए, जनाब नंबर प्लेट तब्दील कर दी जाए और इसके लिए करोड़ों रुपए जो है वो कमाना शुरू कर दिए गए। इसी तरह और दीगर मसाइल को हल करने की जगह, जैसे अभी डंपर्स का इशू हुआ, यह सिलसिला ताहाल जारी है, सैकड़ों लोगों की जान जो है वो शहर कराची के अंदर चली गई, बजाय इसके कि उसको ठीक करते मोटरसाइकिलों के ऊपर चालान शुरू कर दिए गए, रिक्शे के ऊपर चालान शुरू कर दिया गया और न जाने क्या कुछ सिलसिला शुरू हो रखा है। बहरहाल अब इसके ऊपर फैसला अपोजिशन में बैठी हुई जमात है, उससे भी ये सवाल है कि इस इशू को टेकअप करे, इसके ऊपर बात करे, और हुकूमत से भी बार बार यही बात करते रहेंगे, सवाल तो नहीं कर रहा है मगर इस इशू को ज़िंदा रखेंगे और बार बार इसके ऊपर बात करेंगे कि इन मसाइल को सबसे पहले हल करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर, दुनिया के बदतरीन शहरों में अब शुमार होने लगा है, तो उसका क्रेडिट उसी को जाएगा जो यहाँ पर इस सूबे पे हुकूमत कर रहा है। वो मेयर भी इसमें शामिल हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पे शामिल हैं उसके, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके साथ भी जो नीचे बाकी मानदा लोग हैं, सब ने अपना बड़ा भरपूर हिस्सा डाला है। उसमें डीसीज़ भी हैं, एसीज़ भी हैं और न जाने कौन कौन यहाँ पे मौजूद हैं, सारे उसके ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल ये हमारा काम है, हम इसको जारी रखेंगे और दीगर मामलात के हवाले से आज गुफ्तगू होगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ मौशी सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी और भी दीगर मामलात और मसाइल हैं, बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद, बानी और सरबराह पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तबीयत नासाज होने के बावजूद आज स्टूडियोज़ में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। ये मौसम भी क्योंकि साज़गार अब नहीं है और हालात भी उसके साथ साथ कुछ ज़्यादा साज़गार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उनके हमराह तशरीफ़ फरमाएँ जनाब मोहम्मद अनस साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, नौजवान हैं, नौजवान सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। उसके साथ साथ अभी पता ही ये चला है कि माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं, और इसके लिए एक इस्तिलाह हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं अनस साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अनस साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल तो क्या किया जाए, मैं तो अब सवाल करना तर्क कर दिया है, मुनासिब नहीं है, मगर ये है कि इसी शहर में रहते हैं, यहीं पे सियासत भी करते हैं, यहाँ पे सारे मामलात को देखते भी हैं, ख्याल आता है कि इसको बेहतर किया जाए। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदारी तो मैं उसके ऊपर आयद करूँगा जो यहाँ पे हुक्मरान जमात है। तो ये हो क्या रहा है कराची के साथ, ज़रा फरमाइए तो सही। और इसके साथ साथ वफाक भी कोई ज़िम्मेदारी है, यहाँ तो लगता ही है कि सारे के सारे बेबस भी हैं और सारे के सारे इसके बेनिफिशरी भी हैं। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा तो फिर मामला कैसे होगा, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई,
आपकी तो हर पॉइंट पर और हर जगह पर नज़र होती है। तो अल्लाह तबारक ताला आपके इल्म में और इजाफा आमीन फरमाए। इलाही आमीन। आमीन। तो जो कराची के हालात हैं, हम्म, तो कराची की सियासत तो वो बना दी गई है कि यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि जो आता है वो सिर्फ ये सोच के आता है, और यहाँ सियासत ही वो इस तर्ज पे करता है या बिजनेस भी इस तर्ज पे करता है कि कराची को ही लूटना है। और ये जो है ना अब एक ऐसी सोने की चिड़िया है हम्म, कि हर कोई उसके पर नोच रहा है। ऐसा ही। तो कराची की जहाँ तक तरक्की के हवाले से है, अभी आप देख लें कि कराची में वो जब अब एक सर्वे हुआ तो उसमें आया कि कराची जो है दुनिया का बदतरीन जी, सिटी है। अब एक टाइम ये था कि रोशनियों का शहर रोशनियों का होता शहर था, कहा जाता था, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा भी था। जी। तो ये सारी मामलात जो हैं, अब जैसे वो आपने अभी टैंकर माफिया और चलान और ये देखिए, इसमें चाहे कोई अपोजिशन का है बंदा, हम्म, चाहे वो को हुकूमत का हिस्सा है हम्म, या कोई महकमे का बंदा है, उसकी कोशिश ये है कि वो सुबह जब आता है या शाम को ऑफिस से वापस जाता है तो वो ये एक टारगेट लेके आता है कि मैंने कराची की आवाम को लूट के उससे इतना बहुत पैसा खूब, बहुत लेकर खूब, जाना है। बहुत खूब। अब ये सिलसिला तो कराची में है और ये ना थमने वाला एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। हम्म, लेकिन यही हाल हमारे पूरे मुल्क का है। हम्म, अभी आप अगर थोड़ा सा साबका दौर में नजर दौड़ाएं, हम्म, जब अयूब साहब का दौर था, जब आईएमएफ के पास पाकिस्तान नहीं गया था, हम्म, फिर किस मजबूरी में गया, जिन्होंने उनको आईएमएफ का रास्ता दिखाया कि जी वहां से आप कर्जा लें, और वो भी सूद पर। जब सूद पर कर्जा लेकर आए, वही बार बार बातें हैं कि पाकिस्तान में कर्जा जब आएगा सूद पर तो तरक्की तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो टैक्स आवाम पे कर रही है, चाहे वो कराची की है या पाकिस्तान की है, अब वो टैक्स जितना भी आता है, अगर उस टैक्स को सही इस्तेमाल किया जाए तो आपको कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं है, नहीं वो भी होती। सूद पर। फिर सूद दर सूद आप एक कर्जा ले रहे हैं, फिर ऐसे ही उसको है। वापसी करने के लिए फिर सूद। अच्छा, आज तक आपने एक चीज नोट की है, हम्म, चाहे एमक्यूएम है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, इनके जितने लोग हैं, इनमें बेसिक तो ज्यादा तो लोटा क्रेसी वाले हैं, लोटे हैं, जी, जो कभी किस हुकूमत में होते थे। बचपन से हम तो देखते ऐसा आए ही। हैं, कभी किस में, कभी उसमें, कभी उसमें। अब ये जितने हैं सियासतदान, इन्होंने कभी कौमी खजाने में जाके पैसा जमा कराया है? नहीं। अब जब ये कोई भी हुकूमत आती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो खान साहब ने, लाडले साहब ने, उस टाइम तो लाडले थे ना, उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़े सब्ज बाग दिखाए आवाम को। तो उस टाइम जब हालात ये हुए तो फिर वो हंसते हुए आते थे टेलीविजन पर आवाम को, जी मुझे मजबूरन ये रेट बढ़ाना पड़ रहा है जी, इस चीज़ जी। का, इसका मजबूरन। इसी तरह फिर मियाँ साहब आए तो उन्होंने भी अपने वही। लेकिन किसी ने ये कहा कि जी हमने अपनी फॉरेन की जायदाद या पाकिस्तान की जायदाद को नीलाम कर दिया नहीं। है, और वो जो है इतना पैसा हमने जो है वहां पर जमा कराया है, किसमें, कौमी खजाने में। ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर एक आयत में है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अक्सर उलमाए कराम भी और उसके बाद अब सियासतदानों ने उस पे अमल शुरू कर लिया है कि यहूद नसारा और हिनूद आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, ये जिस इस्लामी तर्ज पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसके मामलात बताए, वो उन लोगों को, हिनूद यहूद नसारा को, हमारे खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से नहीं है प्रॉब्लम। जी, उनको प्रॉब्लम है हमारी तरक्की से, और वो कौन सी, इस्लामी तरक्की से, कि हम इस्लाम में पुख्ता ना हो जाएं, हम एग्जैक्टली। दीन में पुख्ता ना हो जाएं, उससे उन्हें प्रॉब्लम है। उनको हमारी बाकी दुनियावी तरक्की से कोई गर्ज नहीं है, कोई पता ही। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ जो हुक्मरान गलती करते हैं, अब उसको वो उस आयत के साथ जोड़ देते हैं कि जी वो साजिशें हो रही हैं, जी जी, फॉरेन से बहुत साजिशें अच्छी हो बात रही कर हैं, रहे हैं। बाहर से फंडिंग हो रही है, जी यहाँ ये मामलात हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अच्छा, दहशत गर्दी हो रही है। तो दहशत गर्दी जब हो रही है, जब जिया साहब का दौर था, रूस का अफगानिस्तान की जंग हुई, उस टाइम तालिबान का इशू, उस टाइम इनको जिहादी बनाया, दीगर मामलात, ये सारी चीजें, अब वो आके जो है ना, वो आप एक बंदे को 2 टाइम मुर्गी के साथ खाना देंगे, अब उसके बाद जो है ना आप उसको दाल पर ले आएंगे तो वो तो एंटी हो जाएगा।
देखिए ये सारे मामलात हैं ऐसे, और जो हुक्मरानों की गलतियां हैं उनको वो इस्लामी लबादा ओढ़ते हैं। जी फिर जी देखिए हमारे मुल्क के अंदर एक चीज आपको देखने को मिले, तमाम फिरके आपस में गुत्थम गुत्थ हैं। उलमा कराम अपनी जिम्मेदारियां भुला चुके हैं। उनको चाहिए था कि जैसे अब ईरान के अंदर एक कौम थी, एक उनका सुप्रीम लीडर था, अभी जंग हुई इसराइल के साथ, एक सुप्रीम लीडर सामने था, पूरी अवाम जो है वो यकजा थी। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान में आप जब तक देखें मोहतरम भाई, जब तक पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम लीडर नहीं आएगा उस टाइम तक जो है ना पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि यहां पर जितने हैं हर बंदा कहते हैं मैं सुप्रीम लीडर हूं, बिल्कुल सही। चाहे वो कोई दीनी बंदा है या कोई सियासी बंदा है, और इसी तरह फिर हमारे मोहतरम एस्टेब्लिशमेंट्स के लोग हैं। तो आज आप देख लें तो हमारे तुलबा के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं। जो जिस भी बंदे का बच्चा पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है 24-24 घंटे, बुरा हाल है उसका पढ़ पढ़ के, लेकिन वो फेल हो रहा है। और किसी न किसी बड़े सियासतदान का बेटा, किसी बड़े अफीसर का बेटा या किसी मालदार का बेटा वो पैसे लगा के उधर एजुकेशन का सिस्टम तक बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हेल्थ का बर्बाद कर दिया गया, तमाम जगहों से। सिर्फ आप तो सिर्फ नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। अभी एक और मेरा ख्याल है अभी तक गवर्नमेंट को या अपोजिशन को, अपोजिशन तो है नहीं, पहली बात तो देखें 18वीं तरमीम का जब बिल पास हो गया है तो सूबाई खुद मुख्तियारी है, और सारी जितने लोग हैं वो सूबों में बैठे हुए हैं। पख्तून खान में बैठा है, इमरान खान पख्तून ना होने के बावजूद भी वो पख्तून बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, पंजाब को पंजाबी संभाले बैठा है। अच्छा, कराची को उर्दू स्पीकिंग संभाले बैठा है, और साथ सिंधी भी मिला हुआ है हमारा भाई। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान को जो है ना बलोच संभाले बैठा है। सिंध के अंदर हमारे सिंधी भाई संभाले बैठे हैं। अब एक्चुअली क्या है, कोई आपको ये कहता है मैं पाकिस्तानी हूं, कोई नहीं कहता नजर आएगा, सब नजर आते हैं जी मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं बलोच हूं, मैं पठान हूं। अच्छा, ये हुकूमत भी सब की है, ये 18वीं तरमीम का नुकसान, यानी मुल्क के 4 हिस्से करके रखे हुए हैं। वफाक कमजोर है, उसको ब्लैकमेल भी उल्टा किया जाता है। तो ये सब मामलात ऐसे हैं कि जो मुल्क का कहीं पर भी निजाम सही करने की कोशिश नहीं हो रही, मजीद खराब करने की। तो आपके ख्याल में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी तभी जाके मुल्क ठीक हो सकता है? बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, मगर वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जब सूबाई खुद मुख्तारी है, होना तो ये चाहिए था कि सूबे के मफाद के लिए इस्तेमाल करते उसको, उसकी बेटरमेंट के लिए, मगर ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। और यही नतीजा, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सबसे बड़ी हाल रुकावट ये नज़र आ रही है। मगर उससे पहले भी सूरत हाल का जायज़ा लें तो कोई खातिर खां में बेहतरी इसलिए नज़र नहीं आई कि वफाक क्योंकि मजबूत छोड़ा ही नहीं, इदारों को उस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो बेहतर जो है वो नताइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आपके ख्याल में यही है। तो यकीनन इसके ऊपर जब आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर कानून साजी करेंगे, और आपने हमेशा इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये सबसे बड़ी हाल रुकावट है। अनस साहब की तरफ आता हूँ। जी अनस साहब, अब ये फरमाइए सोशल मीडिया से एकदम सियासत की तरफ, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो है वो मिल गए जो बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, बड़ी अच्छी सोच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने वाक़तन नौजवानों को मौका दिया, वरना डॉक्टर साहब मुझे याद है एक दफ़ा एक तकरीर में मैंने सुना कि एक इनकलाबी लीडर जो है वो स्टेज पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा आज से मैं यूथ के लिए काम करूँगा और मेरी पार्लियामेंट में सारे यूथ जो है ना उनको शामिल किया जाएगा। फिर उनके दाएं तरफ जो है वो जावेद हाशमी खड़े हुए थे, उन्होंने उनका हाथ उठाया। फिर इधर शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, उनका हाथ उठाया। पीछे एक दो और लोग खड़े थे जो हमारी तरह 70-80 साल के यूथ थे, उनका हाथ उठाया। तो आपने चले उसको तो ख़त्म कर दिया। जी अनस साहब फरमाइए, कैसा तजुर्बा रहा है और क्या कुछ समझने का मौका बहुत मिला? अच्छा एक्सपीरियंस। अभी तो शुरू ही किया है, मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं सियासत में आऊँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो अब मौका मिला है। किसको देखकर ये ख्याल आया कि सियासत में जाना चाहिए? कौन सा ऐसा लीडर था? किसी को देख के नहीं आया, क्योंकि लीडर्स का हाल तो जिसकी वजह से हमारे पूरे पाकिस्तान का हाल बेहाल है। तो यही वजह बनी, सोचा कि यार इन जैसा नहीं बनना, जी, खुद लीडर बनना है और एक मिसाल कायम करनी है, यही ख्याल आया। जी, वेरी गुड। उसके अलावा और क्या मसरूफियात हैं ये तो बताइए ज़रा, सोशल मीडिया के हवाले से सोशल भी तो मीडिया पता चले। इन्फ्लुएंसर हैं और देखते आ रहे हैं। मैं मतलब पहले मैंने बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, मैंने मजदूरी तक की है, माशाल्लाह। वेटरिंग तक की है, स्ट्रगल लाइफ देखी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया को अपने ज़रिए बनाए। और और यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? देखें अभी नौजवानों का मसला ये है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर वो जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यंगस्टर हमारे जो हैं बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं।
और उनको वो बैकवर्ड खुद नहीं जा रहे, उनको लगाया जा रहा है। उनको स्कूल्स में क्या हाल है तालीम की, एजुकेशन की जगह कुछ और होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनको बस एक लगा दिया गया कि आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटीज़ जाएं, और जो नहीं जाते घर पे बैठ के एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑनलाइन फील्ड आजकल तो एजुकेशन जिसने यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इधर पीएचडी, एमबीबीएस ठेला लगा के खड़े हुए होते हैं। तो मतलब फिर दुख होता है देख के कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। वो बोलते हैं हम पढ़ लिख के बाहर जाएंगे, पढ़ लिख के बाहर जाने की बारी आती है, उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि सबसे अलग करें, सबसे अलग करें यंगस्टर्स के लिए। लेकिन बट यंगस्टर्स को हमारे अलग जगहों पे लगा दिया गया बच्चे है, हमारे नशों में अलग लग गए ये कर यंगस्टर्स रहे हैं हमारे। कि उनको अलग करने का मशवरा आप दे रहे हैं ना, तो कोई पहाड़ से छलांग लगा रहा है, कोई ट्रेन की पटरी पे लेट रहा है, ये अलग कर रहे हैं डॉक्टर साहब बच्चे। मैं उनको वो कर रहा हूँ, अच्छी बात है अनस, उनको एड्रेस कर रहे हैं, ये समझ में आएगी उनकी ये बात, ये सही है इनका कहना, अलग ज़रूर करें, लेकिन अलग का मतलब भी समझ लें खुदारा कि कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करें, कोई इनोवेशन के ऊपर काम करें जो अब तक इसमें नहीं सबसे हुआ। जो जी अहम अनस। अहम किरदार है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स पेरेंट्स का है। बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों पे। वो अब मैं बोलूँगा अपने पेरेंट्स को, मैं जा रहा हूँ रात के 12 बजे, वो बोलेंगे अच्छा मेरा बच्चा जा रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सही बात है। कॉलेज का बोल के जा रहा है। पेरेंट्स का इसमें सबसे अहम किरदार ही पेरेंट्स का है। बट वो बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है, और उसी भरोसे का एक नौजवान फ़ायदा उठाता है। पहले वो सिगरेट पिएगा, जी, फिर आहिस्ता, ये कराची में, ख़ासकर कराची में नशे बिल्कुल आम हो चुके हैं, और हम अपनी आंखों से देखते हैं। किसी को रोकते हैं, किसी को रोक भी नहीं सकते आप। बोलते हैं तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, अब आप किसी को, मतलब यहाँ पे कराची में ऐसा है, किसी को भी आप पिला दो और कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो वो कर लेते हैं। मगर मैं और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मगरिब के बाद घर से बाहर निकलना जो है ना उस पर पाबंदी हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब नौजवान नस्ल माशाल्लाह इतने ज़हीन है, मगर ये कि चाय के होटलों पे मैं देखता हूँ अक्सर गुजरते हुए डॉक्टर साहब रात 4-4 बजे तक जो है वो बैठे होते हैं। तो ये अनस ने बड़ी अच्छी बात की है कि काम करने की कोशिश करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल जाए, लेकिन ये जो तालीम का सिलसिला है ना, ये जो आप ले दे के बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इससे फ़ायदा उठाएं। जी अनस साहब। एजुकेशन देखें, अब सिस्टम ये, अब हर बच्चे को पता है, वो पढ़ता नहीं है, स्कूल जाता है, मस्तियाँ खेल कूद के मतलब वापस आ जाते हैं। उनको पता है कि एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें हम लोग नकल कर लेंगे, अगर नकल से भी हम पास नहीं होते, उसके फिर हम लोग पैसे दे के पास हो जाएंगे। तो ये कल्चर बिल्कुल आम हो चुका है। हर बच्चा A1 ग्रेड, उसको आप उससे पूछ लें, उसको कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ आता ही नहीं है, बट वो पास है, A1 ग्रेड के साथ पास है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके ऊपर संजीदा कोशिश करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के मसाइल इतने सारे हैं, कभी आगे मौका मिलेगा तो उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये हम पर एक ज़िम्मेदारी है, एक कर्ज़ है कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे बात करें। एजुकेशन के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर तो हम बात ज़रूर करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे, मगर ये कि नौजवानों के जो मसाइल हैं आजकल, बहुत लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि इसके ऊपर ज़रा एक तफसील से प्रोग्राम करें। वो कोशिश यही करते हैं आने वाले हफ्ते में जो ये सिलसिला रखें ना, उसमें अनस जैसे और इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाएं और ज़रा नौजवानों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे बड़े मोहतरम हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के सरबराह भी हैं और हालात के ऊपर बड़ा अच्छा अपना जायज़ा पेश कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अभी हम ब्रेक के दौरान डिस्कस कर रहे थे, ज़ाहिर है वो बात तो नहीं बताई जा सकती, सुनना भी मुश्किल है, समझना भी लोगों के लिए मुश्किल होगा। अर्ज़ ये कि डेमोक्रेसी यहाँ पर मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सर पता तो नहीं है चीज़ों के, कि कहा यह जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी पाई जाती है। अब मैं जो भी पढ़ता आया उसमें तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक सवाल उठाया जाता है, उसके ऊपर मुबाहिसे होते हैं, उसके ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाता है। जो पढ़ा है वो तो मैंने पढ़ दी किताबें, लेकिन ये कि यहाँ पे जब मैं डेमोक्रेसी देखता हूँ तो मुझे सूरत हाल देखता हूँ, मज़ीद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। अब मैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये मुझसे कहें कि पार्लियामेंट में क्या होता है,
तो मैं वो दिखाऊंगा, कादिर पटेल साहब एक कोई हैं, उनकी तकरीरें जब मैं सुनता हूं तो मैं कानों को हाथ लगाता हूं, फिर मैं बच्चों को कहता हूं यार सियासत में नहीं जाना, कोई और काम करो। अब जरा आप बताइए सूरत हाल ये है। देखिए, हमने डिक्टेटरशिप भी देख ली, हमने जमहूरियत भी देख ली। जमहूरियत का तो ये हाल है कि एक मुकद्दस जगह ऐवान, हलफ याफ्ता लोग आते हैं, हम समझते थे एजुकेटेड आते, खैर अब डिग्री का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया वहाँ। तो वहाँ जो वो आप देखें कि गाली गलोच, ऐसी बेहुदा किस्म की लैंग्वेज कि वो पहले मछली मंडी तो कह सकते थे, अब तो उससे भी थोड़ा आगे चले गए, वो हम बोल नहीं सकते, ऑन एयर हैं। तो ये हालात हो गए। क्या आप नई नस्ल को बता रहे हैं कि हमारा तरबियत ये है और हम आपकी ये करेंगे? सियासत से लोगों का एतबार उठ गया। देखें, वही बात है कि पाकिस्तान के अंदर ना डेमोक्रेसी है कहीं पर, ना पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। यहाँ हर बंदा घर का नवाब है, जिसकी जहां मर्जी आती है, वो जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए एक ही हल है, हम सब देख चुके हैं पहले साहब का, अवामी राय से एक रेफरेंडम हो, अवामी राय से एक ऐसा इंसान सिलेक्ट किया जाए पाकिस्तान में, और ये यूथ करेगी, और इन फ्यूचर ये होगा, होना यही है कि यूथ ने एक बंदा कोई ना कोई सिलेक्ट करना है, और फिर जो है पाकिस्तान के अंदर अगर हो गया ये निज़ाम के अवामी रेफरेंडम हो गया, तो निज़ाम हो जाएगा सीधा। एक बंदा होगा जो कि आपका समझे जैसे सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर हैं आयतुल्लाह खामेनी साहब, उसी टाइप के अगर जो है हो गए तो पाकिस्तान में फिर ये निज़ाम ठीक होगा। देखें, जितने वफाकी इदारे हैं, ये 18वीं तरमीम के बाद उनको निशाना बनाया गया है कि जो दिफाई इदारे थे वफाक के, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आप देखें कि कराची के अंदर रेंजर का होल्ड था, पुलिस और रेंजर मिलके ऑपरेशन करते थे, तो काफ़ी अमन था। उसके बाद क्या हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, रेंजर को एक साइड पे किया। अब पुलिस के पास पूरा निज़ाम है, उनके पास उतने वसाइल नहीं है। 15 पे कॉल करो, आगे से वो जवाब आता है कि हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है और हमारी गाड़ी खराब है। उसके बाद वो क्या पहुंचेंगे वहां जहां पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कत्ल हो रहा है। अच्छा, एम्बुलेंसेस का हाल आप देख लें क्या हो चुका है। ऐसा ही। तो ये सारा निज़ाम खराब हो रहा है, बिल्कुल सूबों को बर्बाद किया जा रहा है। अगर अब भी नई नस्ल ने नहीं समझा, देखिए हमारी जिंदगियां गुजर गई जी, बिल्कुल। अब अगर आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ ना आई तो ये मुल्क आगे जाके बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। बच्चों को दिया क्या, ना तालीम दी है, ना कोई तरबियत है, ना कुछ सिखाने की कोशिश की, रोजगार नहीं दिया, कोई हुनर नहीं दिया, और ले दे के अगर बच्चा कोई काम करने लग भी जाए तो हमारी कोशिश होती है कि उसको छीन लिया जाए। अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। हमने हर चीज़ को कोशिश किया इतनी महंगी कर दें कि उसकी दस्तरस से बाहर हो जाए, और इतने टैक्सेस लगा दें तो वो कभी तसव्वुर ना करे उसकी तरफ जाने का। ये तो हमारे काम है, यही चीज़ें हैं। और ये अगर कोई कहता है कि चाहे वो अपोजिशन का कोई बंदा है, अगर आज पीटीआई आ जाए, उन्होंने तो पहले 4.25 साल में गटर लाइन नहीं सी बनाई, वो कर नहीं सकते, वो कुछ उनके बस में नहीं है। अच्छा, उनके पास ना कोई पॉलिसी मेकर्स हैं, कोई नहीं, सिर्फ शोर शराबा। फिर आप देख लें कि तमाम जितनी इस टाइम हुक्मरान जमातें या अपोजिशन, नाम निहाद अपोजिशन हैं, ये तमाम जितने भी हैं ना, ये खानदानी सियासत कर रहे हैं। भाई बैठे हुए हैं, मेरे कोई इनसे ब्लड रिलेशन नहीं है। मेरी पार्टी में आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिससे मेरा ब्लड रिलेशन हो। अच्छा, अब सारे मैंने यूथ लिया है या जितने भी लोग हैं तमाम आ रहे हैं एक मंशूर को देखकर। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें नून लीग की जो हुकूमत है वो तमाम खानदानी है। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब पीपल्स पार्टी तो खैर रही नहीं है, वो जो थी अवामी पार्टी थी वो नहीं है, अब वो खानदानी बन चुकी है। अच्छा, आप एमक्यूएम की हालत देख लें, उसके बाद बाकी देख लें। अच्छा, जो अब पाकिस्तान में कुछ सियासी हैं पार्टियां, जैसे मरकजी मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी बहुत पुरानी है, इनको तो आगे आने ही नहीं दिया जाएगा ना। उसकी रीजन जो बाहर आप इतने मजबूर हैं कि आप एक बिजली का बिल जो है वो कम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, आप आईएमएफ से इजाजत लेते हैं। तो इस्लामी तर्ज की या इस्लामी सोच की पार्टियों को तो आगे आने नहीं दिया जाएगा। अभी जो उम्मीद है ना हमारी,
वो उम्मीद है सिर्फ यूथ के साथ। बिल्कुल ठीक है। जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल के तलबा है ना, उनको सोचना पड़ेगा, उनको अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। ये आप रोडों पर देखें, यंगस्टर्स बैठे हुए नशा कर रहे हैं, सारी सारी रात होटलों पर 4-4 बजे तक बैठे होते हैं। हर गली के कोने के अंदर हमारे एक पठान भाई का होटल है, बिल्कुल ऐसा ही। आप देख लें। और कोई और पहले मुख्तलिफ पार्क्स होते थे, उनमें बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कोई एक्टिविटी और है नहीं। तो नौजवान बेरोजगार हैं, वो क्या करें? वो सारी सारी रात वहां बैठते हैं, घर वाले उनको तंग करते हैं, वो बाहर क्या करते हैं। यहाँ तो मैंने सुना है कराची के अंदर वेपन्स भी किराए पर मिलते हैं, जैसे वो साइकिल और बाइक्स किसी दौर में मिला करती थी, अभी तो असला भी मिलता है। वो वहां से लेते हैं और जाके कहीं डकैती करते हैं, कत्लो गारत होती है, और उसके बाद वो फिर जाके होटलों पे बैठ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि आप नई नस्ल को देखो, वरना यही नई नस्ल ने बगावत करनी है और फिर इनका हाल वही श्रीलंका वाला होगा, फिर इनके महल भी जाएंगे। फिर खैर ये हमारे पाकिस्तानी सियासत बहुत समझदार हैं, इन्होंने पहले ही सारा कुछ बाहर बना लिया। बिल्कुल ऐसा और बड़े जो हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने भी बना लिया, चुप करके निकल जाते हैं। वो इधर रिटायर होते हैं, शाम को निकल गए, और वो जो होते हैं सियासतदान वो भी भाग जाते हैं। तो बाकी जितने भी है ना जी, चाहे अदलिया में बैठे हुए हैं, चाहे हमारे ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या जो हमारे सियासतदान हैं, आपस में इनके रिश्तेदारियां हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और खैर मैं इसलिए खुल के बोलता हूँ कि भाई मेरा पूरा खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अराई फैमिली से हूँ, और एक पाकिस्तान में अराई कम्युनिटी एक बहुत बड़ा एक मकसद एक है, बड़ी बरादरी है। और मेरा जो खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हमारे ऊपर किसी भी बंदे पे एक अकेली FIR भी नहीं है। तो सियासत में आए हैं तो पता नहीं फिर झूठी सच्ची बनाते रहेंगे ये लोग, लेकिन शुक्र है कि हमारे पूरे खानदान में तो कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह 36 MBBS डॉक्टर हैं कम से कम ब्लड रिलेशन में मेरे, और सारे जो है हायर एजुकेटेड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई करप्शन कोई ऐसा नहीं है, जिंदगी का रिकॉर्ड के कोई पास्ट में उठा के ले आए कि जी हाँ ये लोग तो ऐसे थे। तो इस वजह से इनकी तरह नहीं है कि बोलेंगे तो बिल्कुल फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। बिल्कुल ठीक और है। आप जैसे सच बुलवाने वाले होंगे जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बस दुआ है जी, अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क पे रहम अल्लाह करे। बिल्कुल हमारी सबकी यही दुआ है कि अल्लाह रहम करे। और ख़ास तौर पे ये जो हमारी हुक्मरां जमात है, तबका है, इसको सबसे पहले ये बात समझ दे कि जो मौक़े बार बार मिल रहे हैं ना, इसको गनीमत जान लें। वरना शायद आपका तो अच्छी बात यह कि तारीख़ से कोई वास्ता ही नहीं है, मगर तारीख़ ये बताती है कि इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे, आज उनके नाम तारीख़ से मिट चुके हैं, किस्सा पारीना बन चुके हैं। वो भी सारी यही समझते थे कि उनका वोट बैंक इतना ही इंटैक्ट है कि ना उनको कोई हिला सकता है। और उस लेवल पे जाकर आप समझें कि आप बड़ा आसान करके समझाऊँ, ये आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा कि बड़ी गहरी बात है ये, कि उस मौके पर जाकर उनका तख्ता पलटा कि जहाँ वो ये समझते थे कि अब हम नाकाबिले तस्खीर हैं। तो वो वक्त शायद बहुत करीब है। आपको भी शायद यही गलत फहमी है कि हम तो वोट बैंक इंटैक्ट है, वोट तो मिल ही रहे हैं जैसे तैसे, तो हम इस पोजीशन पे आगे भी चलते रहेंगे। तो शायद ये सिलसिला बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये मौका आपके पास था, 17 साल कुछ आपके पास थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब वक्त की मार का इंतज़ार कीजिए, लोगों का रिएक्शन तो चाहे जो भी हो, लोगों ने अगर आवाज़ नहीं भी उठाने, लेकिन एक और भी ताकत है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, उससे भी आप लाइम हैं। तो कोशिश कर लें, अभी भी तारीख से अगर थोड़ी सी वाबस्तगी हो जाए तो समझ में आ जाएगी जो बातें मैं कर रहा हूँ। मगर ना ये कि टाइम बहुत सारी चीज़ों को मिटा चुका है, तो शायद ये भी आगे हो जाए। जी अनस साहब फरमाइए। बड़ी खामोशी से बैठे हैं, सारे मामलात का जायज़ा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर कि ये जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर ख़ास तौर पे होता है ना, तो कभी ख्याल आया कि इसको जाके मैं ठीक करूँ और मैं जब होऊंगा तो काम की बात करूँगा? मैं एक यंगस्टर हूँ और हमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। मैं ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा पार्लियामेंट में गया हूँ, और जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। जी। तो क्या ख्याल दिमाग में आया सबसे पहले जब देखा कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? वही आपने सुना होगा, जज्बात बदल गए, हाँ, ख्यालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो बदल गया देख के, वही वाला सीन है। तो मैं बहुत छोटी उम्र में गया, कायदे आज़म पार्किंग देखी ना, उसके बाद मैंने तौबा पढ़ ली थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम लोगों को आज़ाद करवाया था, लेकिन अब मुझे फील नहीं होता कि हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग अगर निकलते हैं बाहर अपने घर से, हम खुद को सेफ फील नहीं करते कि हम लोग सेफ हैं। हमें डर रहता है कि कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। हमारे मुहाफिज ही हमारे
मैं अब बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मतलब अल्फाज मेरे नहीं निकल पा रहे, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इतना एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, बट अल्फाज निकल नहीं पा रहे निकल मेरे। नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होती है, थोड़ा सा वक्त इसके लिए दरकार होता है, और हर चीज़ वक्त के साथ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मगर ये कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, चलें उनको ही कोई मैसेज देना। बच्चे आजकल बहुत सारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्लॉग्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, चले कोई ना कोई मसरूफियत व्लॉग्स है, बना रहे मैं इसके हैं खिलाफ नहीं जो हूँ। जी। मतलब व्लॉग्स आप बनाएं, सब सब कुछ करें, लेकिन व्लॉग्स में आप एक अच्छा मैसेज भी दें जिससे कोई सीखे। नमाज का बताएं आप। बहुत खूब, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया में से आप कुछ बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में भी बता सकते हैं, सीखने सिखाने का इसमें अमल हो। लेकिन जी इनके फिर बिल्कुल। फॉलोअर्स उतने नहीं होंगे, फिर अगर आप इस नहीं किस्म नहीं की नहीं बातें नहीं करेंगे, नहीं, हमारी देखें जैसी बातें करेंगे तो हमारे तो अपने लोग हमसे रूठ जाते हैं इतना ज़्यादा सच नहीं, बोलते हैं, आप तो फिर आप इंटरटेन कैसे करके, फॉलोअर बनाएंगे? इंटरटेन करके आप बना सकते हैं। अगर आप 20 मिनट का व्लॉग बना रहे हैं, आप नमाज का टाइम होता है, मैं बोलता हूँ नमाज का टाइम हो गया, मतलब उससे लोगों को जाता है कि नमाज पढ़ता है, छोटे बच्चे हैं वो बहुत फॉलो करते हैं, फैमिलीज फॉलो करती हैं, तो वो अप्रिशिएट करती हैं इस चीज़ को कि एक अच्छी वे की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें चंद और लोग इसमें हैं, पाकिस्तान के काफ़ी व्लॉगर्स हैं, वो इस चीज़ को नहीं प्रमोट नहीं करते कर रहा है। वो जो इस्लाम बदनाम की तरफ। ज़माना व्लॉगर है ना, असल में है भी टॉप पे वही सारे। तो डॉक्टर साहब क्या करें, अब इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को समझाएं ये बात, इन जैसे लोगों को लाएं आगे, इनको जी ज़रा जी, समझाते हैं। बस ये जी। यूथ प्रेसिडेंट हैं, साथ हाँ। वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं यूथ के, शेख आज़र, तो इनको एक हाँ, वो दिन बहुत भेजते हैं, तो माशाल्लाह अच्छा इस पे समझदार के बच्चे। ये सोशल मीडिया पे जो अवेयरनेस फैलाएं जी। कि जो पॉजिटिव हो, बहुत जो बहुत अपने ज़रूरी है, वतन के लिए मोहब्बत हो को कि जगाएं हमारा इसमें। वतन महफूज है, और ये न्यू जनरेशन को जो गुमराह कर दिया है वो लाडले साहब ने, और वो हाय हाय, तबाह अभी कर भी दिया। वो यंगस्टर बनते हैं, 75 माशाल्लाह एज है भाई बाबा, अब कोई पता नहीं किस टाइम बंदा अल्लाह को प्यारा हो नहीं नहीं, जाए, यंगस्टर तो नेकियां कमाओ, यंगस्टर है जी। लेकिन वो गुमराह कर रहे जी। हैं वतन के खिलाफ कर दिया, और इदारों के खिलाफ, और इस तरह से, और तबाही उसका फैल दी। फायदा बाहर बैठे हुए एजेंसीज के वो लोग और पाकिस्तान में उनके बेनिफिशरीज जी। वो फायदा उठा रहे बिल्कुल, उनकी हैं प्रॉक्सीज को क्योंकि इससे फायदा एक हुआ। बंदा जब अपने इदारों के खिलाफ बात कर देता है ना, फिर भले वो खामोश हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन वो जो और होते हैं ना उनको मौका मिल जाता है उसके नाम पे खेलने का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो आपने ये सही हो रहा है, तो इस चीज़ों के लिए ये यंगस्टर्स आएंगे और ये उस पे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना हमारी न्यू जनरेशन जो है ना वो वतन के लिए और इस्लाम के लिए कुछ पॉजिटिव करे, करेगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा और मैसेज नहीं हो सकता। वक्त मेरे पास सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर शबीर साहब का, आप तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अनस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, अच्छे पैगाम दिए हैं सारी गुफ्तगू के अंदर। तो जनाब वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।